जय हिंद दोस्तों। आइए हम देख रहे थे मानसिक अभिरुचि मतलब मेंटल एप्टीट्यूड की क्लास देख रहे थे। इसमें हमने कल एक क्लास आपकी कराई थी दोस्तों। आप ही लोग कहते हो पढ़ाओ ये बुक वो बुक और आप ही लोग देखते रहे। मतलब बहुत अजीब लगता है, यकीन मानिए। आपको लगता होगा कि 400 लोग देखे हैं, लेकिन एक्चुअली बात ये है ना, अगर एवरेज निकाले तो 8 घंटे भी नहीं पूरे हुए हैं। ये दिक्कत है, आप लोग देखते नहीं, पता नहीं क्यों। और जबकि इतना नहीं कि मतलब 50 मिनट ना दे पाओ। 50 मिनट में भाई 1.5 पे करके देखोगे 20-22 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। कल इतनी प्यार से समझाया था, इतना अच्छे से बताया था, इतनी चीजें बताई थी। सोचा था कल मतलब बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ना एक कमेंट, मतलब कोई है ही नहीं यार। लेकिन चलो कोई बात नहीं यार। आप ही लोग कहते हो बुक भी खरीद के लाता हूँ, उसके बाद फिर देखते नहीं हो तो अजीब तो लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। आप ही का पेपर है दोस्तों। देखते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, 3 प्रैक्टिस सेट देख लिए थे। आज ये हमारा ये चौथा वाला बचा था, तो देख लेते हैं। उसके बाद हम जनहित और जो है कानून एवं शांति व्यवस्था, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, हमने बताया था 5 वीडियो आपकी बनेंगी इसमें और पूरी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। कितने वीडियो में? 5, और 5 ही में हम कर देंगे दोस्तों, टेंशन ना लीजिए आप। देखिए, असल बात ये है ना, जैसे आप यूपी पुलिस का पेपर है मान लीजिए, तो मैं आप ही की डिमांड पे करा दिया, लेकिन मैं अब बताओ जूनियर असिस्टेंट का नहीं करा पा रहा हूँ, तो वो बच्चे नहीं देखते, जबकि वो बच्चे तो परमानेंट रहते हैं ना। लेकिन फिर भी जो है आप ही के पेपर को जल्दी देखते हुए कराया, लेकिन आप ही लोग नहीं देखते हैं। चलो कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए, यहाँ लिखा है कि पहला क्वेश्चन लिखा कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेश को चुनने का प्राथमिक कारण है। तो क्या है? मतलब देश की सेवा करने का अवसर, यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना, अपराधियों को पकड़ने का उत्साह, या शक्ति व अधिकार प्रदान करना। दोस्तों, इसमें सबसे उपयुक्त आंसर देश की सेवा करने का अवसर। समझ कि नहीं? मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण यही तो होना चाहिए, देश की सेवा करने का अवसर। ऐसा थोड़ा कि किसी भी नौकरी को हम कर रहे हैं तो मानता हूँ ज्यादातर तो पैसे होते हैं, देश की सेवा दूसरी नंबर पे चली जाती है। लेकिन हमेशा आंसर तो बताएंगे सामने वाले को, तो ये थोड़ा बताएंगे पैसे के कारण आए हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ पढ़ दे रहे हैं। लिखा है क्योंकि एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने के कारणों में से सभी विकल्प शामिल हैं। मतलब विकल्प तो शामिल हैं, लेकिन प्राथमिक कारण निसंदेह विकल्प ए में दिया जाएगा। कारण ही अर्थात देश की सेवा का ही अवसर प्रदान करना है। समझ आएंगे नहीं? अगर आपसे सीनियर कोई पूछे कि पुलिस में क्यों आए, तो ये थोड़ा बताओगे पैसे के लिए आए, रुतबा के लिए आए, जलवा दिखाने के लिए आए। ये सब नहीं कहोगे, कहोगे कि देश की सेवा करने के लिए आया हूँ ना। तो ये सारी चीजें। अगला दिया है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूह के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए? मतलब आपको क्या करेंगे? उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये उपद्रव को रोकना ही हमारी प्राथमिकता बन जाएगी। बाकी मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेता को शामिल करना चाहिए? नहीं। सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए भड़काने वालों को बिना वारंट के गिरफ्तार करना चाहिए? नहीं। परिसर में जमाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए धारा? नहीं दोस्तों, ये सब नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक, यहाँ लिखा क्योंकि हिंसक झड़पें शुरू हो चुकी है ना, ऐसे में उपद्रवियों को रोककर स्थिति पर काबू पाने के लिए आवश्यक है परिस्थिति पर बल का प्रयोग, विकल्प सही है। वरना मतलब उपद्रवी तो मतलब हिंसा करने के लिए भड़क चुके हैं। अगर वो करना शुरू कर दिए तब फिर रोक पाना मुश्किल हो जाएगा ना। तो रोकने से पहले हम उन्हें काबू पा लें, उन पर काबू पा लें। अगला दिया है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। ठीक, भारत के किशोर न्याय कानूनों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? देखते हैं दोस्तों क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें व्याख्या दी है तो आराम है। मान लीजिए, जैसे परामर्श प्रदान करना चाहिए और चेतावनी जारी करनी चाहिए, उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए, उसे सरकारी किशोर आश्रय घर में ले जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही दोस्तों। जरूरी नहीं कि उसके माता पिता हों और भीख मांग रहा हो, ऐसा बहुत कम होता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये इससे बेटर ये होगा, सबसे बेटर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। जैसे मुझसे कोई भीख मांगने आता तो क्या, अगर बिस्किट है तो बिस्किट दे दो, पैसे देना नहीं है बिल्कुल एक भी। ठीक, और उसके अलावा जैसे अब मान लीजिए कोई आ रहा है, जैसे मान लो झुंड में है, तो भाई सीधी सी बात है, भीख क्यों मांग रहे हो? जैसे भूख तुम्हें लगती है, स्कूल में नाम लिखा लो सरकारी, वहां आपको खाना भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगा, काम ही खत्म। समझे कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं, तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। कपड़े भी मिलेंगे, बैग भी मिलेगा। देखिए, विकल्प सी में लिखा क्योंकि बतौर अधिकारी यह आपका कर्तव्य है कि आप उसे सुरक्षित माहौल में स्थापित करें, जहां नियमानुसार 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा भी उपलब्ध कराई जा सके, अतः उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना ही उचित होगा। अगला दिया है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी के और मामले को
रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? गुप्त महिला कांस्टेबलों को छद्म या गर्भवती डिकाय के रूप में तैनात करना चाहिए। ये कौन सी बात है? लेबर रूम में प्रवेश और निकेश के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए। हाँ, ये चीज सही है भाई। सीसीटीवी लगी है, उसका विश्लेषण करो कि कौन आया कौन गया, ये सारी चीजें करो, ज्यादा बेटर है ना। तो ये रोक सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए वही लिखा हुआ है कि क्योंकि लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास लगे कैमरों के विश्लेषण से निसंदेह संदिग्धों की पहचान की जा सकेगी। अगला दिया है कि जिसे मूवी में देखते होंगे, अगर अस्पताल में कोई गड़बड़ी करनी तो पहले जो सीसीटीवी वाला रूम है उसमें जाके उसे तोड़ फोड़ करते हैं, वहां जो बैठा होगा उसे डंडे से मार के बेहोश करते हैं, उसके बाद टीवी का वो सब हटा के तब जाके वो कार्रवाई शुरू करते हैं अंदर ना। तो ये सारी चीजें। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में दंगे भड़क उठते हैं जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है, आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? देखिए धार्मिक रूप आ गया, समझ के चलिएगा। लिखा पूर्व के उपद्रवियों की निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए। सुलह, देखिए दोस्तों ये यहाँ थोड़ा कम साफ है, देख लीजिएगा। ये देखिए सुलह और शांति की अपील करने के लिए समुदाय के बुजुर्गों के साथ बात करनी चाहिए। मैंने हमेशा बताया था अगर धार्मिक मुद्दे आए तो वहां पे हमेशा जो है हमें क्या करना, सुलह करने की कोशिश करना, सामंजस्य बैठाना है। समझ में आया कि नहीं? बड़े बुजुर्ग या उनके जो नेता होंगे, मतलब कोई भी हो जो सीनियर है, उसमें सामंजस्य बैठाने का हमें काम करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े। क्योंकि उपरोक्त परिस्थिति में समुदाय के जिम्मेदार बुजुर्गों के साथ लेकर दंगे रोकने हेतु प्रभावी अपील की जा सकती है। दोस्तों बस इतना ही दिक्कत है पीडीएफ में, बाकी कहीं आपको दिक्कत ना आएगी ना, ऊपर ही है। यहाँ लिखा आप एक जांच अधिकारी हैं, दंगे के आरोपी एक राजनीतिक नेता ने पदोन्नति की पेशकश करके आरोप वापस लेने का अनुरोध किया, आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? देखिए आरोपी नेता के खिलाफ गवाही देने वाले प्रमुख गवाहों को परेशान करना चाहिए? नहीं दोस्तों। नेता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी सबूत को रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए? नहीं। प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। जांच का ये वाला बहुत उपयुक्त होता है, निष्पक्ष जांच हमें करनी चाहिए क्योंकि आपको अपने पद की गरिमा और कर्तव्य बोध के अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। जांच अधिकारी के रूप में प्रक्रियाओं के अनुसार ही निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगर सॉरी आप एक महानगरीय शहर के एक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक हैं, आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको ट्रैफिक पुलिस इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां आपको यातायात प्रवाह का प्रबंधन करना और नियमों को लागू करना होता है। आपको लगता है कि आप यह आपके कौशल और अनुभव की बर्बादी है, तो आपको दोस्तों क्या करना चाहिए? देखिए आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर चलते हैं। ऑप्शन, नई भूमिका को अपनाना चाहिए, यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये वाली चीजें, मतलब ऑप्शन नंबर इसका ये, क्योंकि अभी देखना इसके बारे में दिया हुआ, क्योंकि वरिष्ठ प्रभारी के रूप में आपको अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल दी गई नई जिम्मेदारी के निर्वहन में करना चाहिए। आपको विभागीय आदेशों का सम्मान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण, मतलब अगर उन्नत चरण के बाद एडवांस स्टेज कैंसर है, आपको क्या करना चाहिए? ठीक, अब देखिए आपके जीवन साथी को बात करा, ऑपरेशन पूरा होने पर टीम से निजी समाचार जो है छिपाना चाहिए। ऑपरेशन के नियोजन क्षेत्रों को रणनीतिक रूप से सौंपना चाहिए, या आशा करते हुए कि परिवार उपचार संभाल लेगा, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। ठीक, आपको ध्यान किसमें केंद्रित करना चाहिए? आपको अपनी ड्यूटी में, और ये सोचते हुए कि परिवार जो है संभाल लेगा, क्योंकि जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर हुआ है जिसकी परिस्थिति त्वरित संज्ञान की नहीं है बल्कि उचित संज्ञान की मांग करती है। अतः श्रेष्ठ विकल्प यही रहेगा कि परिवार को जीवन साथी के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए जाए और उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित रखा जाए। अगला क्वेश्चन है, बम विस्फोट स्थल की जांच करते समय आपको नियत कालिक प्रस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन मिलता है, आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? पृथक साक्ष्य के लिए अपन पहले सिम कार्ड और बैटरी जैसे हिस्सों को अलग कर देना चाहिए, या एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही है। अब इसका रीजन यहाँ दिया हुआ है
क्योंकि विस्फोट स्थल की जांच करते समय सर्वप्रथम मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए ताकि साक्ष्यों के संदर्भ में बारीकी से जांच पड़ताल की जा सके। इसके बाद ही तार्किक रूप से अन्य विकल्पों में देगार कार्य करने चाहिए। अगला है एक पुलिस अधिकारी के रूप सॉरी महिला नहीं है 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं। आपको दोस्तों क्या करना चाहिए ये बताना है। इसमें देखते हैं लिखा है विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को संदर्भित करना चाहिए। इसे अन्य रिपोर्ट किए गए हमले के मामलों के सामने समान समझना चाहिए। एक महिला सेल प्रतिनिधि के से प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिखा है क्योंकि महिलाओं से जुड़े अपराधों की जांच के लिए महिला सेल का गठन किया गया है। सही बात है। अतः विशेषज्ञ विभाग की प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा कराना उचित रहेगा। महिला सेल प्रतिनिधि से यह अपेक्षित रहेगा कि वह महिला की गरिमा का ध्यान रखते हुए संवेदनापूर्ण व्यवहार करे और न्यायोचित कार्यवाही सुनिश्चित करे। अगला दिया एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है। आपको क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए। इसका रीजन क्या है अब देखते हैं दोस्तों। ऊपर बढ़े तो देखिए यहाँ लिखा भी होगा। क्या लिखा होगा? देखिए लिखा है कि जो है क्योंकि किसी एक समुदाय विशेष के द्वारा लगाए गए प्रोफाइलिंग के पक्षपात के आरोपों का जवाब देते समय आपको समस्या की जड़ को समझना आवश्यक है। साथ ही समुदायों के मध्य विश्वास बहाली हेतु सामुदायिक चर्चा करके अपने इस पक्ष को स्पष्ट करना भी आवश्यक है। तो ये चीज हमें करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देखिए एसआई की बात कर रहा है। एसआई ही होगा कहीं। देखिए सब इंस्पेक्टर ना एसआई यूपीएसआई जो वैकेंसी है ना सब निरीक्षक उप निरीक्षक वही है। यहाँ है कि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रैंक प्रतीक होता है। कितने सितारे होते हैं? 4 होते हैं, 2 होते हैं। तो दोस्तों अगर हम एसआई की बात करें तो 2 सितारे होते हैं एसआई में। कितने होते हैं? 2 सितारे होते हैं। ठीक। 4 सितारे कोई 4 सितारा वाला नहीं होता है। 3 से रहते हैं निरीक्षक या इंस्पेक्टर पर होता है। 2 सितारे उप निरीक्षक या सब इंस्पेक्टर यानी एसआई पर होता है। 1 सितारा होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई। आप देखे होंगे बहुत सारी मतलब जो बोलेरो में लिखा भी रहता है गाड़ी जब गुजरती होगी आपके। देखिए लिखा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्यवाही गलत है दोस्तों? देखिए पहचान के लिए फोटोग्राफी करना मतलब ठीक है। उसके बाद क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश की अनुमति देना ये भी ठीक है। यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता प्रदान करना, घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार, ये कौन सी बात हो जाएगी? देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें कॉमन सेंस से लगेंगे, समझ में आया कि नहीं? जरूर देखिए दोस्तों हम बता दें कुछ भी आप पढ़ लीजिए, चाहे ये बुक पढ़ लीजिए, चाहे हर टीचर से पढ़ लीजिए, खूब पढ़िए, दिन रात पढ़िए। दोस्तों देखिए वर्तमान में क्या है, भाग दौड़ मची हुई है, पूरे यूट्यूब पे भाग दौड़ है। कोई मैराथन लाएगा, कोई कुछ लाएगा, ठीक सारी चीजें। दोस्तों आप बताइए अगर आप 1 घंटे में वर्तमान में रिवीजन ही तो करना आपको, ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो रिवीजन क्या कोई अलग से कुछ करा रहा है? नहीं करा रहा है। 1 घंटे में आप रिवीजन करना चाहेंगे तो 600-700 क्वेश्चन 1 दिन में कर लेंगे, 1 घंटे में आप ही कर लेंगे। अगर पूरी बुक हिंदी की खत्म करना चाहेंगे ना तब भी आज के टाइम हो जाएगा, पूरे प्रीवियस ईयर हो जाएंगे, पूरी चाहे आदित्य पब्लिकेशन हो या कोई भी आप पढ़ रहे हो कोई। तो दोस्तों ये समझना होगा कि हम अपना टाइम पूरा दिन कहाँ दे रहे हैं, पूरे दिन यूट्यूब पे लगे हुए पड़े हैं या जो है अपने किताबों में लगे हैं। तो ये सारी चीजें देखिए मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो देखो तभी जग जीतो, मैं ये नहीं कहता हूँ दोस्तों। मेरा जहाँ तक मानना है, क्योंकि मैंने भी पेपर दिए कई सारे नहीं दोस्तों, एक ही दिया हूँ, मतलब 2 दिया हूँ, 3 दिया हूँ, 2 लीक हुए हैं, 1 हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब आप समझिएगा दोस्तों कि कहाँ फायदा है आपका, कहाँ नुकसान, आप लोग समझदार हैं। देखिए हम जनहित की बात करें, पब्लिक इंटरेस्ट भाग 3 है, आर्टिकल है 12 से 35। देखिए इसमें अभी पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हेतु जारी पाठ्यक्रम, देखिए ये ऊपर तो ऐसे दिया हुआ है। अब जनहित का अर्थ देखते हैं दोस्तों। लिखा है जन और हित शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात जनता का हित।
जनहित मतलब जनता का हित। जनहित एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है। वास्तव में लोकतंत्र का बुनियादी मूल मंत्र जो है जनहित ही है। इसका अभिप्राय व्यक्तिगत हित न होकर समाज के हित से है। इस प्रकार जनहित सार्वजनिक हित का पर्याय है। देखिए यहाँ लिखा जनहित का उद्देश्य भी बहुत ही सुस्पष्ट होता है। जनहित लोक कल्याण के लिए है। यह समाज लाभान्वित होता है तो व्यक्ति भी स्वतः ही लाभान्वित होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि समाज में व्यक्ति रह रहा, अगर समाज लाभान्वित तो व्यक्ति जरूर लाभान्वित होगा। कई बार किसी एक वर्ग विशेष के हितों को पोषित करते हुए उसे जनहित की संज्ञा दे दी जाती है, जिससे समाज के अन्य वर्ग उपेक्षित हो जाते हैं। फिर भी हमें यह स्मरण होना चाहिए कि सार्वजनिक हित अथवा जनहित निजी हित से अलग नहीं है। समाज की इकाई व्यक्ति ही होता है। इस प्रकार समाज व्यक्तियों की समांगी समूह है। समाज की इकाई कौन होता है दोस्तों? व्यक्ति होता है, याद रखिए। लिखा जनहित संबंधी कुछ विशिष्ट तथ्य लिखे हैं। यह व्यापक बहस का मुद्दा रहा है कि जनहित मानव अधिकारों की रक्षा करता है या उसे विनष्ट कर देता है। मानवाधिकार तथा जो है अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण लोकतंत्र की बुनियाद है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण जनहित का एक हिस्सा है। यही कारण है कि वर्तमान में दुनिया के लगभग सभी देशों में जनहित को मानवाधिकार से जोड़कर देखा जाता है और उसकी रक्षा का प्रयास किया जाता है। लिखा है जनहित के अंतर्गत यह समझना भी आवश्यक है कि किस सीमा तक सामाजिक हित और व्यक्तिगत हितों में सामंजस्य हो सकता है और किन क्षेत्रों में इनमें संघर्ष की स्थिति हो सकती है। ठीक दोस्तों, देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई क्वेश्चन ज्यादा बनने की चांस नहीं। अभी जहां से बनना स्टार्ट होगा मैं वहां से अभी बताऊंगा आपको। लिखा आवश्यकता इस बात की है कि जनहित को राष्ट्रीय हित से जोड़कर देखा जाए। राष्ट्र हित के सामने निजी हितों को महत्व न दिया जाए। इसके लिए पुलिस और कानून व्यवस्था का प्रभावी होना अनिवार्य है। ठीक दोस्तों, देखिए इसमें क्वेश्चन अभी लास्ट में हम करेंगे जब सारे, तो हमें और समझ में आएगा ना अच्छे से। होना अनिवार्य है। यह संभव है कि राष्ट्र हित के जरिए जनहित को संरक्षण देने के से कुछ निजी हितों की उपेक्षा हो जाए, परंतु बृहद लक्ष्य संधान हेतु ऐसा किया जाना चाहिए। देखा जनहित का संबंध सामाजिक मुद्दों के साथ साथ मानवीय हितों से भी है। सार्वजनिक हितों की बहाली के लिए कानून तथा दंड व्यवस्था का सहारा भी लेना पड़ता है। ऐसे में प्रथम प्रहरी के रूप में पुलिस को अधिक सचेत और संवेदनशील भूमिका निभानी पड़ती है। लिखा है कि भारत के संविधान में जनहित अथवा जनहितवाद परिभाषित नहीं है, किंतु संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या से जनहित के मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं। जैसे भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों को स्थान दिया गया है, उनके माध्यम से जनहित को संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक, लोगों का हित, जनहित वही तो होता है, लोगों का हित। तो सही बात है भाई, उसी में संरक्षण मिला है सबको। अगला इसी प्रकार भारतीय संविधान के भाग 4 में 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से राज्य द्वारा ऐसे सामाजिक व्यवस्था किए जाने की आशा की गई है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय परिलक्षित हो। इस संदर्भ में पुलिस व्यवस्था के जरिए न्यायपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने में प्रयत्न मिलता है। देखिए पुलिस व्यवस्था ही है, जो पुलिस का सिस्टम है पूरा, वही समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाए रखती है। समझा कि नहीं दोस्तों? शांति कौन कायम करता? पुलिस। कहीं भी कुछ भी होता है तो पुलिस पहले आती है। देश के अंदर होती है पुलिस, बॉर्डर पे होती है हमारी आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ ना, ये सारी चीजें होती है। पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना। जनहित के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए पुलिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली माध्यम है। अगला है जनहित को सुनिश्चित करने हेतु कई बार अपेक्षाकृत कठोर कानूनों की आवश्यकता भी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में पुलिस ही वह तंत्र है जिसके ऊपर इसका भार डाला जाता है। पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, सक्षम एवं व्यवहार कुशल बनाया जाना अपरिहार्य है। अगला है लोकतंत्र में इस बात का भी विशेष महत्व है कि अल्पसंख्यक वर्ग व कमजोर वर्गों के लोगों का बहुसंख्यक वर्ग द्वारा शोषण न हो, इसके लिए पुलिस की प्रभावी भूमिका होती है। सही बात है दोस्तों, जैसे अल्पसंख्यक गांव में कुछ होते हैं और बहुसंख्यक होते हैं, तो देखो कि शोषण गांव में ही शुरू हो होता है ना, तो समाज में तो आम बात है। तो ये सारी चीजें। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? तो 1990 में हुई थी, सॉरी 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पुलिस के लिए जनहित क्या है? जैसे जनहित मतलब क्या है? जन के हित, यानी लोगों का हित। समझ आया कि नहीं? इंटरेस्ट। देखिए यहाँ है शांति व्यवस्था बनी रहे, आर्थिक विकास होता रहे दोस्तों। अगला दिया हुआ कि निर्बाध आवागमन जारी रहे, मतलब बाधा ना हो आने जाने में किसी को। विदेशी आगंतुक सुरक्षित महसूस करें। हमारे यहाँ विदेशी जो है, अभी देखिए कांड नहीं हुआ था झारखंड में, तो वो मतलब शर्मनाक घटना है ना हमारे यहाँ की। लिखा है जनता पुलिस संपर्क से न डरे, यानी जनता जो है पुलिस के संपर्क से न डरे। हमारे यहाँ डरते हैं, लेकिन आज भी लोग
लिखा अपराधी समाज से दूर जेलों में रहें, अपराधी जो है समाज से दूर जेल में रहें, बहुत सही बात। पुलिसकर्मी उत्साही और ऊर्जावान बने रहें। अगला है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। संवैधानिक और वैधानिक साक्षरता एवं जागरूकता का प्रसार हो। पुलिस विभाग अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करे, बिल्कुल सही बात है। आगे और लिखा है दोस्तों कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, यानी भाईचारे की जैसी भावना बनी रहे। व्यक्तिगत व्यवसाय हेतु भययुक्त वातावरण रहे। अगला है जनता सुरक्षित महसूस करे दोस्तों, दबी हुई न महसूस करे। जनता में पुलिस की छवि अच्छी बनी रहे, जो आजकल नहीं बनी हुई है। असामाजिक तत्व अपराध करने से डरे। लिखा है पुलिस प्रशासन कार्य कुशल और पारदर्शी रहे। महिलाएं सुरक्षा, संवेदनशीलता और सम्मान का अनुभव करें। जनता के वैधानिक संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो। अगला है बच्चों के विरुद्ध अपराधों से मुक्ति मिले। पुलिसकर्मी दबावों और पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर कार्य कर सके। तो ये सारी चीजें हैं, ये जनहित है किसके, पुलिस के लिए जनहित क्या है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं तब फिर आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा, भारत में बहुधर्मी समाज और सांस्कृतिक विविधताओं के बीच वह कौन सा सर्वप्रमुख गुण है जो एक पुलिस अधिकारी के लिए अपरिहार्य है। कानून के पालन के सुनिश्चित हेतु अडिग रहना, परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना, जनहित के लिए कानून का व्यवहारिक प्रयोग करना, संवैधानिक संस्थाओं एवं कानूनों को सर्वोपरि रखते हुए जनहित को सुरक्षा देना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही नजर आ रहा है आपको ना, इसमें संवैधानिक संस्थाओं एवं कानूनों को सर्वोपरि रखना है दोस्तों, तब जाके निर्णय लेना है उस हिसाब से, और जनहित को सुरक्षित करना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लिखा, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक ऐसी परिस्थिति में स्वयं को पाते हैं जहां एक ओर तो जनहित के प्रभावित होने पर प्रश्न और वहीं दूसरी ओर कानून का अनुपालन खतरे में है। ऐसे में आपके द्वारा की जाने वाली तर्कसंगत कार्यवाही होगी तो कौन सी होती, बिना जनहित की परवाह किए केवल कानून के अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करना, नहीं दोस्तों। जनहित के लिए कानून की अवहेलना को नजर, ये भी नहीं होगा। कानून की सुरक्षा के लिए अगर सख्ती भी करनी पड़े तो करेंगे दोस्तों, ये भी नहीं होगा। ठीक, इतना। लेकिन ये देखो, पूरे मुद्दे को गहराई के जांच पर मध्य मार्ग तलाश करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब मध्य मार्ग तलाश ही नहीं करेंगे, बड़ी कढ़ाई से मतलब जो है, बड़ी कठिनाई है, सख्ती से जो है उसे सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। पहले हमें जांच करना है गहन, समझ में कि नहीं। मध्य मार्ग तलाश करेंगे जहां जनहित को न्यूनतम प्रभावित करते हुए कानून की रक्षा की जाए। सबसे उपयुक्त आंसर यही है दोस्तों। ऑप्शन ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उपयुक्त की बात होती है, जो प्राथमिक हम किसे देंगे वो जरूरी है। अगला क्वेश्चन दिया है, पुलिस के जनहित में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। महिला सुरक्षाएं, संवेदनशीलता और सम्मान का अनुभव करें। उसके बाद लिखा है, जनता के संवैधानिक व वैधानिक अधिकारों की रक्षा हो। किसी व्यक्तिगत व्यवसाय के संवर्धन हेतु सरकारी नौकरी का प्रयोग किया जाए। ये दोस्तों सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ऐसे हमने देखा। धार्मिक व भाषा, देखिए ये था कि व्यक्तिगत व्यवसाय करने के लिए डरे नहीं, समझा, उनको एक वातावरण मिले, वो बात की गई थी। अगला दिया है कि जनहित का संबंध सामाजिक मुद्दों के साथ साथ मानवीय हितों का भी है। सामाजिक हितों की बहाली के लिए कानून एवं दंड व्यवस्था का सहारा भी लेना पड़ता है। ऐसे में प्रथम पहरे के रूप में पुलिस को क्या करना चाहिए, अधिक सचेत और संवेदनशील भूमिका निभानी पड़ती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए इसमें टोटल जो है 26 क्वेश्चन है दोस्तों। लिखा है कि पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना। सबसे बढ़िया आंसर बी। अगला है, आप एक कर्मठ, सत्यनिष्ठ, कर्तव्य परायण पुलिस अधिकारी हैं। ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आप नहीं करेंगे। तो दोस्तों इससे में आप कार्य नहीं करेंगे, मौलिक कर्तव्यों को सख्ती से लागू कराएंगे, ये नहीं होगा, सख्ती से लागू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला दिया है, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाने वाले अधिकारियों को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत उस व्यक्ति को निश्चित तिथि तथा स्थान पर न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया जाता है। तो वो होता बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों, 24 घंटे के अंदर जो है पेश करना होता है। अगला दिया है कि जनहित अथवा जन कल्याण के मुद्दे पर कोई भी नागरिक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके न्याय प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों होता है अनुच्छेद 32। कौन होता है, अनुच्छेद 32, संवैधानिक अधिकारों का अधिकार। वैसे भी आप लगा सकते थे ये क्वेश्चन। लिखा, पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, सक्षम और व्यवहार कुशल होना चाहिए। ऐसे में वह कौन सा व्यवहार होगा जो उपरोक्त कथन को वास्तविकता में बदलने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा।
पुलिस की भर्ती के नियमों को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाया जाए, जरूरी नहीं दोस्तों, ये भी नहीं। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान अत्याधुनिक हथियारों को ट्रेनिंग के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सहायता ली जाए, कहे हमारे यहाँ नहीं है क्या? पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली से भर्ती पुलिस कर्मियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स को आधुनिकीकरण किया जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुलिस के लिए जनहित से निम्नलिखित में से क्या परिलक्षित होता है दोस्तों? 1700 लिखा है, भारत में वर्ष 1970 के उत्तरार्ध में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती द्वारा शुरू की गई जनहित याचिका प्रणाली की रक्षा करता है, ये गलत है। सभी मुद्दों और संदर्भों की रक्षा करना जिनका संबंध जनता के व्यापक हितों से है, सबसे उपयुक्त आंसर यही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची 7वीं अनुसूची में रखा गया है, इससे अभिप्राय क्या है दोस्तों? इससे अभिप्राय है प्रत्येक राज्य द्वारा अपने अपने राज्यों के पुलिस बलों को शासित करने के लिए नियम बनाए गए। दोस्तों अगर आज वीडियो नहीं चली तो पूरी वीडियो मैं फिर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि फिर इससे अच्छा है कि मैं यूपी पुलिस न पढ़ाऊं, यूपी पुलिस की वीडियो कम से कम चलती, सॉरी यूपी जीके पढ़ाऊंगा या जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ाऊंगा, कम से कम वो लोग देखेंगे तो दोस्तों। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग नहीं देखते, मैं एक दिन में 2 ही वीडियो 3 बना सकता हूँ, इससे ज्यादा बना भी ना पाऊंगा, क्योंकि मेरे खुद के भी पेपर लगे हुए हैं, तो खुद का भी पढ़ाई करना है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग समझिए, देखेंगे नहीं तो फिर बनाने से क्या फायदा। लिखा, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने अपने राज्यों को पुलिस बलों को शासित करने के नियम बनाए जाते हैं। दोस्तों आप लोग मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं कि मैं कितनी मेहनत से मतलब पीडीएफ बनाता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, खुद की पढ़ाई भी करनी रहती है। लेकिन मतलब जो है, आप लोग जो कहते हैं कि हाँ ये बुक पढ़ा दीजिए, पढ़ूंगा, तो कम से कम पढ़ा तो करिए। मतलब बात ये है, जितने लोग कम से कम कहें वही लोग देख लें, तो दिक्कत नहीं है। लिखा, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, जनहित के सामाजिक सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि उत्पादक संगठनों पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि बुनियादी सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य पुलिस का नहीं है दोस्तों? तो देखिए इसमें से कौन सा कर्तव्य पुलिस का नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर अगर हम सी पे जाएं, आर्थिक नियमों को बनाकर स्थापित करना ताकि मनमानी हो सके, ये गलत है। ठीक, मनमानी नहीं करना। लिखा, बहुधा यह देखा गया है कि देश के आर्थिक विकास से संबंधित निर्णयों में गरीबों, शोषितों तथा उपेक्षित समूहों के हित प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका कर्तव्य है, तो क्या कर्तव्य है दोस्तों? अपने कार्य और अधिकार क्षेत्र की सीमा पहचानते हुए कानून व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित रखें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं ऊपर दोस्तों। लिखा है कि सार्वजनिक हित और निजी हितों की संघर्षात्मक स्थिति में समाज का वर्चस्वशील तबका निजी हितों को अधिक महत्व देने लगता है, जिसके कारण सामाजिक विषमता की नींव पड़ती है। उपरोक्त परिस्थिति में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका दायित्व क्या है दोस्तों? समाज में फैली विषमताओं को दूर करने हेतु अभियान शुरू की जाए, ये सब कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी लिखा है कि परस्पर सामाजिक समन्वय स्थापित करते हुए कानूनों की रक्षा करें। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। लिखा, व्यक्तिगत हित और जनहित के बीच में क्या अंतर है दोस्तों? व्यक्तिगत हितों का संतुलन, देखिए यहाँ लिखा व्यक्तिगत हित और जनहित हमेशा परस्पर विरोधी है, नहीं दोस्तों। व्यक्तिगत हित में वृद्धि होने पर जनहित में कमी आती है, ये भी नहीं है। संबंध दिखा रहा है जनहित और ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, लिखा है व्यक्तिगत हितों का संतुलित योग ही जनहित होता है दोस्तों। अगला है जनहित याचिका, जिसे कहते हैं पीआईएल के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो दोस्तों जनहित याचिका जनहित की पूर्ति के अनेक माध्यमों में से केवल एक माध्यम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी देखो कि सभी नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें तो जनहित में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन दिया, पुलिसकर्मी की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? आर्थिक विकास होता रहे यह सुनिश्चित करना, इसकी जिम्मेदारी नहीं। बाकी ये वाली सारी जिम्मेदारी है। पुलिस के काम है सेवा प्रदान करना। ठीक, अर्थशास्त्री का काम होता है आर्थिक गतिविधियों को देखना। लिखा, अगर पुलिसकर्मी अपना दायित्व अच्छी तरह से नहीं निभाएंगे तब क्या होगा? तब जनता पुलिस के संपर्क स्थापित करने से डरेगी। यही बात है, सही बात है दोस्तों, कहीं कहीं डरती भी है। लिखा है, जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है? जनता को लोकहित या सार्वजनिक हित भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। आप एक पुलिसकर्मी आरक्षी के रूप में तैनात हैं। एक दिन आपके एक कर्तव्यनिष्ठ उच्चाधिकारी से आपको निर्देश मिलता है कि उस दिन आपको लगातार 15 घंटे ड्यूटी करनी है और जनहित में ऐसा करना आवश्यक है। आप ऐसी परिस्थिति में क्या सोचेंगे? तो दोस्तों ऐसा सोचेंगे, आप सोचेंगे कि निश्चित रूप से आपके द्वारा निर्देशानुसार ड्यूटी किए जाने से जनहित की पूर्ति होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस कार्य का मतलब किस प्रकार का कार्य व्यवहार करने से जनहित की पूर्ति होती है दोस्तों। तो देखिए इसमें कार्य होगा ऑप्शन नंबर इसका अगर हम डी पढ़ेंगे कि जनहित एक व्यापक संकल्पना है, ये पुलिसकर्मी द्वारा उपरोक्त सभी कार्य करने से जनहित की, यानी हम अगर सब पढ़े ऑप्शन तो इसमें सारी चीजें समाहित है। जैसे एक पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा अपनी महिला सहकर्मियों के साथ लैंगिक रूप से संवेदनशील व्यवहार करने से, एक पुलिसकर्मी द्वारा निरंतर सीख कर अपने कौशल का विकास किए जाने से है, एक पुलिसकर्मी द्वारा अपने अच्छे और कुशलता पूर्ण व्यवहार के द्वारा जनता में पुलिस की छवि को बेहतर करने के प्रयास से है। तो ये सभी है। ठीक दोस्तों, अगला एक पुलिसकर्मी द्वारा जनहित को हानि पहुंचाई जाएगी यदि वह क्या करेगा दोस्तों। एक पुलिसकर्मी द्वारा जनहित को हानि पहुंचाई जाएगी यदि वह उपरोक्त में से किसी एक, किन्हीं, दो या तीनों कार्य करेगा। जैसे संवैधानिक प्रावधानों या मूल्यों का उल्लंघन करता है, केंद्रीय स्तर के और राज्य स्तर के कानूनों का उल्लंघन करता है, विभागीय नियमों का पालन नहीं करता। तो सही बात है। अगला है भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र इस विश्वास पर आधारित होता है कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति अपने हित को सर्वोत्तम प्रकार से समझता है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। आप एक पुलिसकर्मी के रूप में इसके बारे में क्या सोचेंगे। जैसे देखिए क्या सोचेंगे दोस्तों, ये बताना है। प्रत्येक वयस्क, देखिए वयस्क होना चाहिए लेकिन व्यस्क लिखा, प्रत्येक वयस्क व्यक्ति का योग्य नहीं होता है कि अपने हित को स्वयं समझ सके। अगला है कि महिलाओं का सर्वोत्तम हित केवल उनके पिता, भाई व पुत्र ही समझ सकते हैं। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को जीवन में सलाह लेने का अधिकार है, अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी उसे स्वयं लेनी चाहिए। सही बात है। अगला, एक पुलिसकर्मी के माध्यम से जनहित की पूर्ति नहीं होगी यदि पुलिसकर्मी अल्पसंख्यकों और अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशील नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है एक पुलिसकर्मी के माध्यम से जनहित की पूर्ति नहीं होगी यदि, तो क्या चीज नहीं, पुलिसकर्मी सांप्रदायिक सद्भाव को कानून और शांति व्यवस्था के लिए अनावश्यक मानता है। तो ये जनहित पूर्ति नहीं होती, अनावश्यक, ठीक, आवश्यक मानना होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत। तो 26 क्वेश्चन अपने करा दिए हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर दूंगा तब जब वीडियो चलेगी तब। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, कानून एवं शांति व्यवस्था, ठीक, महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं हमारे वो हम लोग देख लेते हैं। और यही चैप्टर हमारा कानून, लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक, यही टॉपिक हमारा आज लास्ट है। उसके बाद से जो है हम कल आगे देखेंगे, अब जैसा होगा आपके अकॉर्डिंग भी होगा दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है किसी भी राष्ट्र, राज्य, नगर अथवा क्षेत्र में शांति बनाए रखना, अपराधों को कम करना और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना कानून एवं व्यवस्था का मुख्य अंग है। किसी भी सामाजिक राजनीतिक टकराव की स्थिति में यदि हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि कानून एवं शांति व्यवस्था का संकट उत्पन्न हो गया है। अतः किसी भी वर्ग अथवा क्षेत्र में अशांति या हिंसा का होना कानून व्यवस्था का संकट उत्पन्न करना है। अगला क्वेश्चन यह है, वैश्वीकरण के इस दौर में कानून एवं शांति व्यवस्था को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने वाले देश की आर्थिक प्रगति भी कर पाते हैं। कोई भी निवेशक वही निवेश करना पसंद करेगा जहां कानून के राज के अंतर्गत शांति व्यवस्था कायम हो। अराजकता और अशांति की स्थिति में स्थापित उद्योग धंधे, शैक्षणिक संस्थान, अन्य व्यवस्थाएं उस स्थान से पलायन करने को बाध्य हो जाते हैं। हत्या, लूटपाट, आगजनी अथवा सांप्रदायिक दंगों इत्यादि के माध्यम से राष्ट्र की उन्नति में बाधा उत्पन्न करने के प्रयास किए जाते हैं। सही बात है। इन्हीं सब अराजकताओं के विरुद्ध कानून व्यवस्था का राज होना आवश्यक है। देश में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। देश के कानूनों के क्रियान्वयन एवं उनकी रक्षा हेतु पुलिस व्यवस्था जवाबदेही संस्था है। पुलिस व्यवस्था का प्रमुख कार्य है अपराधों को रोकथाम करना, शांति व्यवस्था की स्थापना करना। दोस्तों छोटे से बच्चे को भी पता है कि ये चीज होती है, ठीक, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। देखा, भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी समस्याएं हैं। सही बात है, कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे जो है कहीं पहाड़ है, कहीं जो है मैदान है, तो सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं, कहीं जनजाति रहती है तो कहीं जो है नॉर्मल लोग रहते हैं। अभी देखिए बक्सर वाला क्षेत्र है ना, तो नक्सल एरिया है, तो अलग अलग देश मतलब अलग अलग जो है राज्य की अलग अलग प्रॉब्लम है दोस्तों। लिखा, इसी के दृष्टिगत संविधान निर्माताओं द्वारा पुलिस व्यवस्था को राज्य सूची में शामिल करते हुए पुलिस की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी। समझ में कि नहीं। उसके बाद देखिए लिखा है कि आर्टिकल 246 में पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है। राज्य सरकारें ही पुलिस व्यवस्था से संबंधित कानून एवं नियम बनाती हैं। केंद्र सरकार के पास सेना, अर्धसेना बल, केंद्रीय पुलिस बल
उसके बाद खुफिया विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो इत्यादि संबंधित विशेषाधिकार होते हैं। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपसी सहयोग के माध्यम से शांति बहाली हेतु कार्य करते हैं। भारत में नक्सलवाद, उग्रवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, अराजकता से शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होता है। वर्ष 1986 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना की गई। दोस्तों याद रखिएगा कब की गई है। केंद्र सरकार द्वारा, ये हमको लगता है यहाँ 86 गलत लिखा है, क्या 85 होगा, 1985 देखिए यहाँ लिखा है, नहीं ये दूसरा है 85, ये जो है लिखा है एसपीजी है, स्पेशल उसके प्रोटेक्शन ग्रुप है, ये 85 में है, ठीक, ये 86 सही है। अगला है कि केंद्र, ये जो टिक लगा है ना, ये इंपोर्टेंट का लगा है, पता नहीं कैसा इंपोर्टेंट का टिक लगता है, जबकि इस तरह लगना चाहिए इंपोर्टेंट का टिक, ये तेरा लगा ना। लिखा है दोस्तों कि केंद्र राज्य द्वारा पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना के तहत संचार उपकरण, मोबिलिटी, प्रशिक्षण और अन्य संरचना के संदर्भ में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पुलिस की सतर्कता एवं उनकी सक्षमता आम नागरिकों के मन में विश्वास पैदा करती है। लोग यह सुरक्षित महसूस करेंगे तभी व्यक्ति एवं राष्ट्र की उन्नति संभव हो पाएगी। अगला लिखा, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने संबंधी कुछ प्रावधान है, जैसे पुलिस की धारा 17 क्या कहती है, पुलिस अधिनियम धारा, जब यह लगे कि कोई विरुद्ध जमाव, बलबा या शांति नष्ट हुई हो तो युक्त रूप से ऐसा होने का संदेह हो या उक्त स्थान पर निवासियों के संरक्षण और संपत्ति की सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल मौजूद न हो, तब निकटतम मजिस्ट्रेट से विशेष पुलिस अधिकारियों की उस क्षेत्र में नियुक्ति के संबंध में आदेश करने की प्रार्थना की जा सकेगी। मजिस्ट्रेट से ऐसा आवेदन किए जाने पर मजिस्ट्रेट जब तक कि इसकी प्रतिकूल वजह दिखाई न दे आवेदन का अनुवर्तन करेगा। मतलब उसे देखेगा, पहले उसे लगेगा तभी तो दोस्तों भेजेगा ना, तो ये चीज है। अब देखिए धारा, हम ये पढ़ने से पहले हम ऊपर का देख लेते हैं दोस्तों। देखिए लिखा है एनसीआरबी, मतलब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है। यह अपराधियों पर अंकुश लगाने की उचित रणनीतियां तैयार करने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से अपराधी संबंधी आंकड़े एकत्र करने, संकलित करने और विश्लेषण करने का कार्य करती है। लिखा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा अपराध सूचना प्रणाली परियोजना के तहत संपूर्ण देश में प्रत्येक जिला अपराध ब्यूरो में कंप्यूटरीकृत प्रणाली की शुरुआत की गई है। इसके जरिए अपराध रोकने, उनका पता लगाने और सेवा प्रदाताओं तंत्रों में सुधार किया जाता है। इसी की मदद से पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियां अपराधियों और अपराध से जुड़ी संपत्तियों पर राष्ट्रीय स्तर डेटाबेस रखती है, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक। अब देखिए धारा 22 क्या कहती है, प्रत्येक पुलिस अधिकारी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट सब प्रयोजनों के लिए सदैव कर्तव्य रूढ़ माने जाएंगे और किसी भी समय जिले के किसी भी हिस्से में पुलिस अधिकारी के रूप में नियोजित किए जा सकेंगे। देश के किसी भी हिस्से में, मतलब जिले के किसी भी हिस्से में। धारा जो दिया है 23 दिया है, पुलिस अधिनियम धारा। लिखा, प्रत्येक पुलिस अधिकारी यह कर्तव्य होगा कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि पूर्वक जारी किए गए सब आदेशों और वारंटों का सत्वर पालन और निष्पादन करे, लोक शांति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रहण और संसूचना करे, अपराधों और लोक न्यूसेंस के लिए किए जाने का समाधान करे, अपराधियों का पता लगाए और न्यायालय के समक्ष लाए गए उन सभी लोगों को पकड़े जिन्हें पकड़ने हेतु वह वैधता प्राधिकृत है और तथा एवं जिनको पकड़ने हेतु पर्याप्त आधार या प्रमाण विद्यमान है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी के रूप में इस धारा में उपयुक्त प्रयोजनों में से किसी हेतु मदिरालय, जुआघर या भ्रष्ट लोगों के समागमन के दूसरे स्थान में बिना वारंट प्रवेश करना एवं उनका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा दोस्तों, ठीक। तो ये धारा बता रही है 23। अब इसमें देखिए फैक्ट ही है, इसमें कुछ क्या ही समझाएं, आपको जितनी चीजें हैं ये सारी पता ही है ना। अब देखिए इसमें है दंड संहिता आईपीसी की धारा 129। इसमें क्या है कि कोई कार्यपालिका मजिस्ट्रेट अथवा थाना प्रभारी अथवा थाने के भार साधक अधिकारी की गैर मौजूदगी में उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी बिना किसी विधि विरोध जमाव को अथवा 5 या इससे ज्यादा लोगों के किसी ऐसे जमाव को जिससे लोक शांति विक्षुब्ध होने की आशंका है, तितर बितर होने का समादेश दे सकता है। जमाव में शामिल तभी सभी लोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे समादेश के अनुसार तितर बितर हो जाएं। धारा 129 के अनुसार यदि समावेश दिए जाने पर
कोई जमाव तितर बितर नहीं होता है तो उनका आचरण भी तितर बितर न होने का निश्चय दर्शाता है। तो उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी इस जमाव को बल द्वारा तितर बितर करने की कार्यवाही कर सकता है दोस्तों। अब देखिए धारा 130 क्या कह रहा है कि यदि कोई जमाव तितर बितर न किया जा रहा हो और लोक शांति के लिए यह आवश्यक हो कि उसको तितर बितर किया जाए तो कोई मजिस्ट्रेट जो हाजिर हो सशस्त्र बल के द्वारा उसे तितर बितर करा सकता है। ऐसा मजिस्ट्रेट नेतृत्व कर रहे अधिकारियों से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की सहायता से जमाव को तितर बितर कर दे और उसमें शामिल ऐसे लोगों को जिनके विषय में मजिस्ट्रेट निर्देश दे या जिन्हें जमाव को तितर बितर करने या विधानुसार दंड देने हेतु गिरफ्तार एवं परिरुद्ध करना आवश्यक है, गिरफ्तार अथवा परिरुद्ध करें। अगला दिया है कि सशस्त्र बल का प्रत्येक अधिकारी बल प्रयोग के संबंध में केवल इतने ही बल का प्रयोग करेगा, शरीर और संपत्ति को केवल इतनी ही क्षति पहुंचाएगा जितनी उस जमाव को तितर बितर करने और ऐसे लोगों को गिरफ्तार और निरुद्ध करने का आवश्यकता है या करने के लिए आवश्यक है। तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। तो धारा जो है 123, देखिए क्वेश्चन हम करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, पहले बता दे रहे हैं। ठीक दोस्तों, ऐसे ना समझ पाएंगे आप भी, मैं जानता हूँ, लेकिन पढ़ना हमारा काम है, हम पढ़ेंगे। भाई आप भी पढ़ते तो ऐसे ही पढ़ते, इसमें कोई नई चीज लॉजिक न लगा लेते ना, बात ये है। लिखा है जब किसी जमाव में लोक सुरक्षा को स्पष्टतः संकट उत्पन्न हो जाए, किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क न किया जा सकता हो तो ऐसे में सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की सहायता से तितर बितर कर सकता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट से जब संपर्क करना साध्य हो जाए तो उससे संपर्क करके आगे की कार्यवाही के लिए मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करना होगा। ठीक दोस्तों, तो ये चीज दी हुई है इसमें। अब हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा देखते हैं। धारा 44 के अधीन कार्यवाहियां देख लेते हैं। लिखा धारा 144 के अंतर्गत कार्यवाही करने का समस्त आधार स्थिति की तत्कालिकता से निहित है। इसके अधीन शक्ति का प्रयोग अव्यवस्थाओं बाधाओं दोनों की निवारणार्थ किए जाने के लिए आशायित है ताकि लोक शांति और प्रशांति बनाए रखते हुए लोक आक्रोश को रोका जा सके। इसे प्रभावी करने की अधिकारिता कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दी गई है। इसके अंदर जारी आदेश की प्रकृति स्पष्टता लोक सदस्यों के जीवन स्वास्थ्य क्षेम प्रशांति के खतरों के समाधान के आशय से युक्त है। यह आदेश अस्थायी होते हैं और जारी किए जाने की तारीख से 2 माह से आगे प्रवृत्त नहीं कर रहते। इस धारा के अधीन अधिकारियों के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता है। पुनः इस धारा के अंतर्गत काम करते हुए मजिस्ट्रेट व्यक्ति के अधिकारियों से कोई संबंध नहीं रख सकता है, अपितु किसी स्थिति विशेष में क्या युक्त रूप से किया जा सकता है उसका वही सबसे अच्छा निर्णायक है। अब देखते हैं दोस्तों, हम लोग प्रश्न देखते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके क्षेत्र में विधि विरुद्ध जमाव या बलगा या फिर शांति नष्ट होने का युक्त संदेह है। साथ ही इस प्रकार की घटना को रोकने हेतु तो आपके पास पर्याप्त पुलिस बल भी मौजूद नहीं है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? अभी जैसे हम ऊपर देखे थे कि हम निकटतम मजिस्ट्रेट से इस प्रकार आवेदन करना निकटतम मजिस्ट्रेट से इस प्रकार का आवेदन करना चाहिए कि वह आसपास के इलाकों से आपके क्षेत्र में विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में पुलिस बल का उपलब्ध कराने से संबंधित आदेश जारी करें। इस तरह में देखिए जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है ना, उसे पहले पढ़ा करिए। कोई भी, अभी हम लोग देखेंगे आगे कई सारे आंसर आपको मिलेंगे जो थोड़ा बड़ा लगे ना थोड़ा सा, तो उसे देखो। पुलिस द्वारा विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने हेतु बल प्रयोग की दशाओं और अधिकारियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट व थाने का भार साधक अधिकारी इस आशय का आदेश दे सकता, सही है। भार साधक अधिकारी की गैर मौजूदगी में उप निरीक्षक की पंक्ति में अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी भीड़ को तितर बितर करने में समादेश जारी कर सकता, सही है। भीड़ के जमाव के रूप में न्यूनतम 5 अथवा अधिक लोग शामिल हो सकते हैं, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी बातें सही हैं। ठीक दोस्तों, अगला है आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके क्षेत्र में भीड़ अथवा उपद्रव मचाकर लोक शांति के विरुद्ध खतरा पैदा कर दिया जाता है। परिस्थिति ऐसी है कि आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट के संपर्क में नहीं कर पाते हैं और स्वविवेक से भीड़ को तितर बितर करने हेतु बल का प्रयोग कर देते हैं। बल प्रयोग की कार्यवाही के दौरान ही मजिस्ट्रेट के संपर्क में हो जाता है। आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? तो कुछ नहीं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना साध्य होने के बाद उनसे संपर्क करके मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला धारा 144 के विषय में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन सही ये हमें बताना है। धारा 144 में ऑप्शन नंबर जो डी है ना, उपरोक्त सभी यही सही है।
अभी हम देख रहे हैं क्या क्या है। देखिए, चूंकि इस धारा के अधीन कार्यवाही आत्यांतिक और एक पक्षीय भी हो सकती है, इसलिए स्पष्ट किया जाएगा कि कार्यवाही केवल तब तक की जा सकती है जब तक आपात अचानक आया हो और उसका परिणाम पर्याप्त गंभीर हो। इसके विषय में स्पष्ट किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर धारा 144 का न्यायिक परिनिरीक्षण भी किया जा सकता है। अगला है कि ऐसा कोई भी साधारण प्रस्थाप्य नहीं है जो धारा 144 के प्रवर्तन की मात्रा तथा उसकी प्रभावकारिता को जो सुनिश्चित कर सके। लिखा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय आयोजन में उत्तेजित भीड़ द्वारा चोरी का आरोप लगाकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और मॉब लिंचिंग का प्रयास किया जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? निष्पक्ष न्याय और सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए भीड़ से हर हाल में उस व्यक्ति को बचाना चाहिए, चाहे भीड़ को तितर-बितर ही क्यों ना करना पड़े। कल भी एक क्वेश्चन इसी तरह का था दोस्तों, ध्यान दिए होंगे तो। लिखा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको आगामी लोकसभा चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? अपने क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की आज्ञा से सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए निम्नलिखित में से किसकी प्रासंगिकता सर्वाधिक कम रहेगी? तो ये रहेगी व्यक्तिगत आकांक्षा। ठीक, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपकी एक थाने में तैनाती के दौरान आपको सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए एक उग्र धार्मिक रैली की योजना का पता चलता है, तो आपको दोस्तों क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे हम देखें, यहाँ लिखा है कि निषेध आज्ञाओं को अथवा आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आवेदकों को बाध्य करना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके क्षेत्र के प्रमुख श्रमिक संघ द्वारा एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ चल रहे वेतन संबंधी विवाद के चलते आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी जाती है, तो आपको दोस्तों क्या करना चाहिए? सभी हितधारकों के मध्य विवाद समाधान संवाद स्थापित करने हेतु सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला लोक शांति हेतु महत्वपूर्ण घटक या घटकों की पहचान कर सही विकल्प का चयन करिए, तो ये क्या हो जाएगा? आपसी सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, संविधान के प्रति निष्ठा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक विश्वविद्यालय परिषद में छात्र राजनीतिक गुटों के बीच में हिंसक झड़पें शुरू हो गई। इनमें से एक गुट को सत्तासीन पार्टी का समर्थन प्राप्त है। प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? तो आपको क्या करना है? तत्काल प्रभाव से उपद्रवियों को रोकने के लिए आवश्यक हो तो आप बल का प्रयोग निसंकोच करना चाहिए। हम लोग देखे भी हैं, ऊपर अभी यही व्याख्या पढ़े थे। लिखा, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके क्षेत्राधिकार अंतर्गत एक रिहायशी कॉलोनी के दो समुदायों के मध्य एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तनाव अपने चरम पर है, तो आपको दोस्तों क्या करना चाहिए? देखिए, बात आ गई धर्म की, आ गई कि नहीं? तो मैंने बताया था जैसे धर्म किया है, तो यहाँ लिखा मध्यस्थता के माध्यम से, दोनों समुदायों के मध्यस्थता के माध्यम से तार्किक संवाद कायम करना चाहिए, जहां अन्य लोगों के विचारों को भी सुना जाए। ठीक दोस्तों, अगला है देश में कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए दिए गए कथन और कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों कौन सा सही है? जैसे देखिए, देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित खतरों से निपटान की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है, सही है। कानूनों के क्रियान्वयन हेतु देश की पुलिस व्यवस्था सबसे बड़ी जवाबदेही संस्था, भारतीय संविधान का आर्टिकल 246, ध्यान दीजिए। पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य की है, राज्य सरकारें ही पुलिस व्यवस्था का संविधान करेंगे, दोनों सही, मतलब सभी सही। देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात उपजे हालात से निपटने के लिए और शांति की पुनर्स्थापना हेतु तथा विशेषकर आतंकी घटनाओं को रोकने हेतु किस संस्था की स्थापना की गई दोस्तों? तो ये स्थापना की गई थी एनएसजी की। किसकी? एनएसजी की। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो। देखिए, एनएसजी हमने अभी देखे थे ना, एनएसजी कब 86 में की। अगला दिया राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से अपराध संबंधी आंकड़े एकत्र करने, संकलित करने और विश्लेषण करने का कार्य करती है, ताकि देश में कानून और शांति व्यवस्था बनी रह सके। यह एजेंसी किस मंत्रालय अथवा राज्य सरकार की नोडल एजेंसी है दोस्तों? तो ये कौन सी एजेंसी हो जाएगी? ये गृह मंत्रालय है। कौन सा? गृह मंत्रालय। अगला, हमारे देश में सभी मुद्दों पर बेहतर कानून होने के बाद भी कई बार कानून और शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उपरोक्त के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान कीजिए। तो कौन सा कारण होगा जिम्मेदार दोस्तों? सही ढंग से पालन न करना, राजनीतिक व्यक्तिगत स्वार्थ का हावी होना,
कुछ व्यक्तियों की स्वाभाविक आपराधिक प्रवृत्ति या उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए। लिखा है कानून एवं शांति व्यवस्था लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक एवं संवेदनशील मुद्दा है। बिना कानून एवं व्यवस्था के किसी भी लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी के रूप में उपरोक्त संदर्भ के प्रथम प्रहरी के रूप में किसे आप अपने पद के लिए सर्वोत्तम जो है गुण मानते हैं, तो कौन होगा दोस्तों? संविधान के प्रति निष्ठा होगी होगी कि नहीं दोस्तों, बताइए। अगला, एक बहुधर्मी बहुभाषी क्षेत्र में पुलिस स्टेशन प्रभावी होने के नाते शांति व्यवस्था की बहाली के लिए आपको क्या करते रहना चाहिए? तो दोस्तों कुछ नहीं, सभी धर्मों के प्रमुख व्यक्तियों से संरचनात्मक संवाद करते रहना चाहिए। अगला है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक विशेष अभियान जो केंद्र सरकार की एक योजना के घटक के रूप में आपके क्षेत्र में संचालित किया जाता है के प्रति लोगों में आक्रोश देखने को मिलता है। बढ़ते आक्रोश से शांति भंग की पर्याप्त आशंका है। आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? क्षेत्र के लोगों, देखिए ऑप्शन नंबर सबसे बड़ा कौन सा है, यही है कि नहीं? क्षेत्र के लोगों से सार्थक संवाद स्थापित कर यथाशक्ति योजना की जानकारी देते हुए शांति की अपील करनी चाहिए। साथ ही इस प्रकार की सूचना वरिष्ठ अधिकारी को भी देना चाहिए। अविलंब भेजनी चाहिए, यानी विलंब नहीं होना चाहिए। देश में शांति व्यवस्था के लिए खतरे के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक कम उत्तरदायी है दोस्तों? तो अगर हम बात करें, इसमें अधिकाधिक लोगों का विदेश पलायन, ये खतरा कोई बात नहीं है, ठीक। बाकी सारे हैं, देखिए आतंकवाद, नक्सलवाद, धार्मिक वैमनस्य की भावना, सामाजिक राजनीतिक गुटबंदियां विभिन्न। अब देखोगे गांव में अगर प्रधान का चुनाव होता तो गांव दो भागों में बढ़ जाता, एक ये दूसरे प्रधान को वोट देंगे, दूसरे प्रधान को वोट देंगे, तो वह देखिए वो क्या है, राजनीतिक गुटबंदियां गांव में भी हो जाती है, ठीक। तो आपस में ही वो झकझोर देता है, मतलब जो है आपस में ही बांटने का काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने जो है 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया, आपके एक जो है प्रैक्टिस सेट करा दिया। आपके लगभग 50 क्वेश्चन से ज़्यादा ही कराए होंगे, क्योंकि 20 इसमें थे, 26 के आसपास शायद उसमें थे, ठीक। तो कितने क्वेश्चन हो गए, देखिए 26 क्वेश्चन वो, 20 क्वेश्चन 46 हो गए, 13-14 क्वेश्चन उधर थे, तो मतलब 55 क्वेश्चन के आसपास आपको कराए गए। मतलब 20 क्वेश्चन तो 50 क्वेश्चन समझ, 50 नहीं 60 क्वेश्चन आपको कराया हूँ मैं, और 2 टॉपिक भी आपको मतलब कंप्लीट करा दिए। दोस्तों जरूर देखिए, कमी हो तो जरूर बताएं, और सुधार करने की जरूरत तो और बताएं, लेकिन देखें जरूर दोस्तों, जो मेहनत है वो तो कम से कम थोड़ा सफल हो। मतलब मैं ये नहीं कहता मुझे बहुत फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होता दोस्तों, लेकिन मतलब आप देखेंगे यही मेरे लिए बहुत हो जाए, खुशी मिलती है कि चलो सामने वाला देख तो रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।